चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? So audio video is clear. So in the last class we were discussing about, मेरे ख्याल से हम सीमेंट की बात कर रहे थे. तीसरा लेक्चर है सीमेंट का. सीमेंट पे हम बात कर रहे थे बोक्स कंपाउंड्स की. वी वर टॉकिंग अबाउट बोक्स कंपाउंड्स. इन बोक्स कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ द बोक कंपाउंड आई हैव कंप्लीटेड व्हिच वाज C3A. C3A की सारी प्रॉपर्टी बता दी थी आपको. इट अंडरगोस हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ द reaction of the water with the cement. It is responsible for flash setting. It weakens the cement because maximum heat is evolved during its hydration. Then we also discussed it decreases the resistance of the cement against the attack of sulfur, क्योंकि सल्फर अटैक ही इसके ऊपर करता है. तो इससे दो चीजें एक साथ निकल के आ जाती हैं कि कैसे सीमेंट के अंदर जो हमारी C3 है वो अनसाउंडनेस कॉज करती है. हाउ लाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस. दूसरा, मैग्नीशियम और सल्फर भी रिस्पॉन्सिबल है अनसाउंडनेस के लिए. वो चीज भी यहाँ पे आ जाती है. मेरे ख्याल से मैंने मैकेनिज्म भी आपको बताई दिया होगा. इक्वेशन लिख के बताई होगी आपको. आई मेंशन्ड द इक्वेशन आल्सो इन द लास्ट क्लास. तो C3A की डिस्कशन हमने कर ली थी और C3A में मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज किया था फ्लैश सेटिंग का. इन C3A टेक्निकल टर्म वाज बीइंग यूज्ड वाज टर्म्ड एज फ्लैश सेटिंग. तो उसी को डिस्क्राइब भी कर दिया था शायद मैंने उस समय. इट वाज बीन डिस्क्राइब. फ्लैश सेटिंग का मतलब होता है इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग. और वो इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है. फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इस फ्लैश सेटिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या मिलाया हुआ है. इस फ्लैश सेटिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने मिलाया हुआ है जिप्सम. और जिप्सम क्या करता है, एक टेम्परेरी लेयर बना देता है पार्टिकल्स के चारों तरफ, जिससे पानी की इंटरेक्शन कम हो जाती है पार्टिकल के साथ. हाइड्रेशन की रेट डिले होती है, यानी सेटिंग डिले हो जाती है. पर क्योंकि ये लेयर टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद हट जाती है, तो इसका फाइनल सेटिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल सेटिंग. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब जब आपको ये पता चल गया कि सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर किसकी लेयर है, जिप्सम की लेयर है. सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर किसकी लेयर प्रेजेंट है, जिप्सम की लेयर प्रेजेंट है. सो अबव द पार्टिकल ऑफ द सीमेंट लेयर इज प्रेजेंट ऑफ जिप्सम. इसका मतलब पानी की इंटरेक्शन पहले किसके साथ होगी, इसका मतलब पानी की इंटरेक्शन पहले किसके साथ होगी. द इंटरेक्शन ऑफ द वाटर विल बी प्रायर टू द जिप्सम देन सीमेंट पार्टिकल. तो पानी की इंटरेक्शन सीमेंट पार्टिकल के साथ पहले होती है और जिप्सम के साथ बाद में होती है. तो फिर से मैंने बना के दिखा दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो एक और चीज निकल के आती है यहाँ से. फ्रॉम हियर वन मोर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. वन मोर कंक्लूजन. क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये जिप्सम हम कहाँ मिलाते हैं, ये जिप्सम हम मिलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे. ये भी डिस्कस किया था मैंने शुरू में जब इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट. तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम जिप्सम को अलग से मिलाते हैं. जिप्सम का फॉर्मूला भी बताया था, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. तो वो 2H2O इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आपको मैंने टेम्परेचर भी बता रखा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का काम क्या था, क्लिंकिंग टेम्परेचर को घटाना. सो 1200-1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास की टेम्परेचर होती है. तो उस टेम्परेचर पे जब हम कैल्शियम सल्फेट को मिलाते हैं, कैल्शियम सल्फेट अपने कुछ पानी को लूज कर देता है. ऑब्वियस सी बात है, 104 डिग्री के ऊपर पानी लूज होना स्टार्ट हो जाता है, वेपराइजेशन होती है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, थोड़े हायर टेम्परेचर पे लूज होना स्टार्ट होता है. तो कहने का मतलब है कि जिस समय जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर, उस समय सीमेंट के पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर जिप्सम अपना कुछ पानी लूज कर देता है. इट लूजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ द वाटर. तो जब आप पानी मिलाते हो उसके अंदर, व्हेन यू ऐड वाटर, तो पहली इंटरेक्शन पानी की जिप्सम के साथ ही होती है. तो सबसे पहले सीमेंट की हाइड्रेशन नहीं होती है. सबसे पहले जिप्सम क्या करता है, सबसे पहले जिप्सम अपना खोया हुआ पानी दोबारा से रीगेन करता है. सबसे पहले जिप्सम अपना खोया हुआ पानी कब खोया था, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे खोया था. रीगेन कब कर रहा है, जब आपने पानी मिलाया. तो जब ये जिप्सम अपने पानी को दोबारा से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, यानी अपने क्रिस्टल्स के अंदर, तो एक ऐसा इंप्रेशन आता है कि सीमेंट की सेटिंग हो रही है. कोई सीमेंट की सेटिंग नहीं हो रही होती है, बस जिप्सम अपना खोया हुआ पानी दोबारा से एब्जॉर्ब कर रहा है. इसको भी टेक्निकली हमने नाम दे रखा है फॉल सेटिंग का. तो फ्लैश सेटिंग, फॉल सेटिंग दोनों इसी से लिंक्ड है जिप्सम से. तो इसलिए यहीं पे मेंशन करा दिया मैंने वो बात. Hence I mentioned this point here only. अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फॉल सेटिंग है या फ्लैश सेटिंग है. सेटिंग होने के बाद दोबारा आप पानी मिला दो. अगर हमारी सीमेंट की सेटिंग हो गई, आप पानी मिला दो, दोबारा से प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा सीमेंट. तो अगर सीमेंट की सेटिंग हो चुकी है, सेटिंग होने के बाद अगर आप पानी मिलाओगे, सीमेंट विल नॉट टर्न इनटू प्लास्टिक पेस्ट.
पर अगर फॉल सेटिंग हुई है, अभी तो सीमेंट रिएक्ट ही नहीं किया है, इसके बाद अगर आपने पानी मिलाया, अब पानी रिएक्ट करता है सीमेंट के पार्टिकल के साथ और प्लास्टिक पेस्ट बना देता है। तो ये फील्ड में पता करने का तरीका होता है कि एक्चुअल में ये सेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं खूब कि फ्लैश सेटिंग क्या होती है और फॉल सेटिंग क्या होती है। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फॉल सेटिंग। तो बस टेक्निकल नाम दे दिए मैंने, आई हैव गिवन द टेक्निकल नेम। तो जल्दी सेट हो जाएगा सीमेंट, फ्लैश सेटिंग। जिप्सम ने अपने खोए हुए पानी को दोबारा रीगेन किया, फॉल सेटिंग। So technically termed as fall setting। तो इसको हम नोट कर सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो C3 में हमने लिखा था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल सेटिंग ऑफ द सीमेंट, फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। तो फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट, तो उसी में नीचे कंटिन्यू कर दो आप। सो विल से हियर फ्लैश सेटिंग, हियर फ्लैश सेटिंग सिग्निफाइज immediate settling। Here flash setting signifies immediate setting, immediate setting of the cement, immediate setting of the cement, which is due to presence of what? Which is due to presence of alumina in C3A, which is due to presence of alumina in C3A। Next point of reference, next क्या डिस्कस किया? In order to neutralize this, क्यों न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं हम इसको? ताकि हम काम कर पाए सीमेंट के साथ। In order to neutralize this, gypsum is added। In order to neutralize this, gypsum is added। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला डाल दिया क्योंकि सिग्निफिकेंस है उसकी। जिप्सम इज एडेड यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। पहले जिप्सम की बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, which forms a temporary layer, which forms a temporary layer, which forms a temporary layer over the cement particles, over the cement particles, which forms a temporary layer over the cement particles, cement particles, that reduces what? That reduces the rate of hydration and rate of setting. That reduces the rate of hydration, hence rate of setting is also reduced। Reduces the rate of hydration and rate of setting। एक ही बात है, rate of hydration कम हुई तो rate of setting कम हो जाएगी। तो ये तो आपको जानकारी दे दी फ्लैश सेटिंग की। इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सिंस टेम्परेचर ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, since temperature during the addition of gypsum, since temperature during the addition of gypsum, temperature during the addition of gypsum is very high, is very high, is very high, so greater than 1000 degrees Celsius, it loses its water of crystallization, water of crystallization, water of crystallization, that is again regained, it is again regained when it comes in contact with water, when it comes in contact with water। So when it comes in contact with water, when it comes in contact with water, when it comes in contact with water, thereby gives the false impression of setting,
and is termed as false setting and is termed as false setting. इसको हम बोल देते हैं false setting. लो भैया पूरी कहानी बता दी जो लिखी थी. हाँ उसी को बोलते हैं, इसीलिए लिखा है ना ये, इसलिए तो ये फॉर्मूला लिखा कि इसकी सिग्निफिकेंस है. अब जाके C3 की कहानी खत्म हुई पूरी. नाउ द इंटायर स्टोरी ऑफ C3 इज फिनिश्ड. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से C3 में से, any of the point to be referred from the C3. नोट कर लिया सबने? Has everyone noted? नोट कर लिया सबने. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. इसकी नंबरिंग कैसे डाली थी? हाउ इट्स नंबरिंग वाज बीइंग डन. तो पहला बोक्स कंपाउंड था, इसकी नंबरिंग डाली होगी 1 2 3 4 या ABCD क्या होगा, ए लिखा था तो ए लिखा था. दूसरा बोक कंपाउंड, द सेकंड ऑफ द बोक कंपाउंड, द सेकंड ऑफ द बोक कंपाउंड इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट. The next of the book compound is tetracalcium aluminoferrate. केमिकल फॉर्मूला आप तो खुद ही बता सकते हो. टेट्रा कैल्शियम 4 मोल कैल्शियम के तो C4. पहले ये तो एब्रीविएशन की जगह कंपाउंड लिख लो. तो 4 मोल कैल्शियम के तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड फेरेट Fe2O3. 1 मोल किसका है? फेरिक ऑक्साइड का है. एब्रीविएशन कैसे लिखेंगे? C4AF. तो C stands for lime, A stands for alumina, F stands for iron oxide. So tetracalcium aluminoferrate. It is also termed as phyllite. इसको phyllite भी बोला जाता है. So may also be termed as phyllite. परसेंटेज वेरी करती है OPC के अंदर 10 से लेकर 18 के बीच. परसेंटेज वेरीज इन द रेंज ऑफ 10 to 18%. तो ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बता दी आपको. तो अगला बोक्स कंपाउंड है हमारा टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एक बार देख लेते हैं. It also undergoes hydration within 24 hours of the addition of the water into the cement and is also responsible for the flash setting. ये कंपाउंड भी पहले 24 घंटे में पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेटिंग के लिए. होना भी चाहिए क्योंकि इसमें भी क्या प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी. तो इसकी वजह से भी फ्लैट सेटिंग होती है. इन दोनों की अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन कंपेयर करोगे, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C4AF इज मोर देन दैट ऑफ C3A. इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है C3A से. क्लियर है चीज? जितने भी बोक कंपाउंड है, अभी 2 और आएंगे आगे, टोटल 4 हो जाएंगे. जितने भी बोक कंपाउंड है उनमें से सबसे कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसी की होती है. तो जितने भी बोक कंपाउंड है उनमें से सबसे कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसी की होती है. अब मैंने क्या बोला? सबसे कम है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है. बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, कैल्शियम है तो देयर इज अ बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल. पर चारों में से सबसे कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसी के पास होगी. क्लियर है? इसमें भी लाइम और एल्यूमिना है तो इसके ऊपर भी कौन अटैक करता है? सल्फर अटैक करता है. पर क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड भी है तो इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर ज्यादा होती है. इसका मतलब यह है कि सल्फर C3A पे भी अटैक करता है, इसके ऊपर भी अटैक करता है, पर इसके ऊपर अटैक कम होगा. द अटैक ऑफ सल्फर ओवर दिस कंपाउंड कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस. इसका मतलब क्या हुआ? C3A के लिए तो बोला था कि भैया वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, इसके लिए हम बोलते हैं किसी काम का नहीं है. तो ये हार्मफुल नहीं है हमारे लिए पर किसी काम का भी नहीं है. इट इज ऑफ नो यूज टू अस. मतलब कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं निकाल के देता हमारे लिए. क्लियर है चीज? वर्स्ट बस बोल दो. वर्स्ट क्या? वर्स्ट वर्स्ट पीछे वाला है, ये नहीं है वर्स्ट. C3A वर्स्ट है, ये वर्स्ट थोड़ी है. अगर वर्स्ट ही बोलोगे सिर्फ मेंशन कर दो सारे पॉइंट.
अगर सारे पॉइंट मेंशन करें तो वी कैन से इट ऑल्सो अंडरगोस ये देखो आ गया वर्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। अरे वो पिछले वाले की वर्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इसलिए जब रटते हो आधी चीजें मत रटा करो ना, कि आधी चीज नोट्स में से उठाई, आधी अपना जोड़ दिया उसके अंदर, खिचड़ी बना के डाल दी बस। इट ऑल्सो अंडरगोज हाइड्रेशन। It also undergoes hydration within 24 hours of addition of water. Within 24 hours of addition of water into the cement. यानी ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैश सेटिंग के लिए। into the cement. Hence is also responsible for फ्लैश सेटिंग। पीछे फ्लैश सेटिंग अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको। आई हैव जस्ट नाउ डिस्कस द फ्लैश सेटिंग। ब्रैकेट में डाल भी दिया। क्यों? सवाल पूछेगा आपसे। सो रेट ऑफ हाइड्रेशन की अगर बात करोगे तो इसकी ज्यादा होती है C3A से, साफ साफ लिखा हुआ है। अब सवाल करने बैठोगे ना, देखा यही पूछेंगे अभी कि सर आंसर में तो सर ये दे रखा है, सर इस किताब में वो दे रखा है, उस किताब में ये दे रखा है, इसने ये बताया है, तो इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। इसे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है C3A से। इट्स रेट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ C3A। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज ऑब्जर्व टू हैव it is observed to have worst cementing property amongst all the Box compounds. जो भी बॉक्स कंपाउंड है उसमें से सबसे ज्यादा कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी ये इंपार्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, it also reduces the resistance of the cement against the attack of sulfur. Resistance of the cement against the attack of sulfur. सेम स्टेटमेंट आपने और का लिखी हुई है? सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने C3A के लिए भी, अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। तो सल्फर इसके ऊपर भी अटैक करता है, अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। बट अटैक ऑफ सल्फर वर्स्ट प्रॉपर्टी पिछले वाले, अरे कौन सी प्रॉपर्टी ये भी तो बताओगे। वर्स्ट प्रॉपर्टी बोल दी बस, वर्स्ट प्रॉपर्टी। तभी तो बोलता हूँ आधी बात मत बोला करो ना। पिछले वाले की वर्स्ट प्रॉपर्टी है, किस चीज की वर्स्ट प्रॉपर्टी? मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है वो, तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है उसकी। तो सवाल बोलेगा सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है, तो बोलोगे सर तो वर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। साथ में नाम भी तो बताओगे ना, लिखा है ना मैंने साफ साफ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी वर्स्ट है। सो क्या मेंशन किया है? अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। नेक्स्ट पॉइंट ये मेंशन कर रहा था कि सल्फर का अटैक इसके ऊपर कम होता है, बट अटैक ऑफ सल्फर ऑन C4AF, attack of sulfur on C4AF is less than C3A, due to the presence of, again your objective, फिर से पूछेगा ऑब्जेक्टिव, due to the presence of आयरन ऑक्साइड इन इट। तो इसके ऊपर भी अटैक होता है, पर अटैक कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, it is said to possess no, or it is said to impart
नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, सो इट इज सेड टू इम्पार्ट नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। सर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ ना कि सीमेंट का जो रेजिस्टिंग पावर है उसे C4AF कम कर देता है। सल्फर अटैक कर रहा है सीमेंट के ऊपर, तो सीमेंट की रेजिस्टेंस जो है, सीमेंट के लड़ने की क्षमता जो है सल्फर के अगेंस्ट, वो कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर C3A है और सल्फर C3A के ऊपर अटैक करता है। तो जितना ज्यादा C3A होगा उतना ज्यादा सल्फर अटैक करेगा सीमेंट के ऊपर, तो सल्फर के अगेंस्ट जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज बताइए। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ, ये आपकी स्टोरी है पूरी C4AF की। ये हमारा दूसरा बोक कंपाउंड है, दिस इज सेकंड बोक कंपाउंड। इसका कोई यूज नहीं होगा, कुछ नहीं बता सकता भाई इसके बाद, इसका कोई यूज नहीं होगा। अरे सीमेंट में सारी चीजें बैठी हुई हैं, अलग अलग थोड़ी बैठी होती हैं जैसे आप अलग अलग समझ रहे हो कि पहले जब सीमेंट का बैग खोलोगे तो C3A बाहर आएगा, क्योंकि मैंने पहले C3A बताया, फिर C4AF बाहर आएगा, फिर आप बोलोगे इसका कोई यूज नहीं है, इसको साइड में बिठा दोगे, भाई तू साइड में बैठ जा, तेरा कोई यूज नहीं है। फिर C3S बाहर आएगा, फिर बोलोगे हाँ तेरा सबसे ज्यादा यूज है तो तेरे को यूज कर लेता हूँ मैं। जब सीमेंट का मैं पार्टिकल उठाऊंगा उसमें सारे ही प्रेजेंट होंगे ना, तभी तो परसेंटेज लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब एक दाना भी उठाओगे ना सीमेंट का, उसमें ये चारों के चारों प्रेजेंट होंगे जो भी लिख रहे हैं। तो जब आपने ये बोला कि सर इसका कोई यूज नहीं है, तो मेरे को आपकी बात ही समझ में नहीं आई कि क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। मैं अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, पर ये अलग अलग नहीं होते हैं सीमेंट के अंदर। क्योंकि मैं जैसे जैसा ये होता है सीमेंट के अंदर वैसे समझाने लग गया, देखो समझ में नहीं आएगी आपको बात, कि मैंने एक स्टेटमेंट इसकी उठाई, रीगेन्ड अंडरगोज कांटेक्ट स्ट्रेंथ एडिशन वाटर, अब ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि होते तो ऐसे ही है, सारी मिक्स चीजें हैं। तो समझने के लिए हम अलग अलग कर देते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी डू वी सेपरेट इट आउट। अब इसका मतलब ये थोड़ी निकाल लूंगा कि सारे अलग अलग बैठे होंगे वहां पे, इसलिए बताया था कि इंग्रेडिएंट्स को इंटरग्राइंड किया, इंटरग्राइंड करने के बाद जो मिक्सचर बना उसको सीमेंट बोलते हैं। आगे बढ़े, ये देखो आ गया C3A और C4AF में से सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा पानी के साथ। पानी के साथ जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, पानी के साथ जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, जो पूछ रहा है उसी को बताने दो ना। सी, जिसको डाउट है उसी को बताने दो। हाइड्रेशन बोलते हैं। ये देखो अंग्रेजी में मैंने क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो मैंने ये लिखा हुआ है पानी के साथ सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है। देखो मैंने ये लिखा हुआ है, बस एक अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपने हिंदी में पूछ लिया, बस यही फर्क था और कोई फर्क नहीं था। ये भी पीछे लिख के आया हूं, तो यही लिखा हुआ है पानी के साथ सबसे पहले C4AF रिएक्ट करता है। पानी के साथ C4AF पहले रिएक्ट करता है C3A से, ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, बस अल्फाबेट अंग्रेजी के। पर जब लिख रहा था मैं हिंदी में बोल रहा था, अगर आप सुनोगे ना वीडियो को वापस चला के, मैं हिंदी में ही बोल रहा था, बस वो मजबूरी है, पेपर आपका अंग्रेजी में आएगा तो लिखना पड़ जाता है। ये छोड़ दो, मतलब ये वाला कंपाउंड छोड़ दो, हीट ऑफ हाइड्रेशन बता दो पहले, इसको हटा दो, हीट ऑफ हाइड्रेशन पहले बता दो, ऐसा ही है। तो क्यों इतनी चुल क्यों है, कहीं जल्दी है, भागना है कहीं पे, किस चीज की जल्दी है।
कोई दिक्कत है कहीं पे? चलिए देखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी एनर्जी रिलीज करता है. So next of the Bogue compound is known as ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. अगला जो हमारा बोक कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. अब तो नाम से ही उठा सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला. ट्राइकैल्शियम लाइम, सिलिकेट सिलिका डाइऑक्साइड. 1 मोल सिलिका डाइऑक्साइड का तो बस सिलिकेट लिख के छोड़ दिया इसे. अगर एब्रीवेशन लिखेंगे इसकी तो आ जाएगी C3S. मैंने सल्फर के ऊपर नोटेशन बनाई थी, सल्फर बार, S बार लिख दिया था, तो S बार लिख दिया था. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसको बोलते क्या है? कैपिटल में लिख रहा था, इलाइट. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलाइट. अब पीछे कैपिटल लिख रहा था तो कैपिटल कर देना उसे. बात करें इसकी परसेंटेज की, इट इज 45 to 65%, मैक्सिमम अमंग्स दी ऑल. और होना भी चाहिए. क्यों मैक्सिमम होना चाहिए? देख लो इसमें कौन कौन है, लाइम और सिलिका. यही 2 इंग्रेडिएंट तो थे जिनकी प्रोपोर्शन मैक्सिमम थी सीमेंट के अंदर. 62, 67 सिलिका डाइऑक्साइड, 17 से लेके 25, उनसे जुड़ के ही बना है ये. इनफैक्ट इस कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे इसकी प्रॉपर्टी भी निकाल सकता हूं मैं. कैसे? इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, और यही चाहिए थी हमें सीमेंट के अंदर. यानी यही वो कंपाउंड है जो मुझे क्या निकाल के देगा? बाइंडिंग प्रॉपर्टी निकाल के देगा. तो सीमेंट की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी का होता है. मिनिमम पीछे बता दिया आपको C4AF का, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी का आ गया. अब ये स्ट्रेंथ देगा कब? जब अगला रिएक्ट करेगा. तो स्ट्रेंथ तो देगा ही है, पर कब देगा? जब अगला रिएक्ट कर रहा होगा. अब इसको रिएक्ट करने में 1 से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है. तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक रिएक्ट करता रहता है ये. सो विल से इट अंडरगोज हाइड्रेशन. So it undergoes hydration. It undergoes hydration within a week or so. Within a week or so. Week or so का मतलब है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के आसपास का टाइम ले लेता है. Within a week or so after the addition of the water. Within a week or so after the addition of water into the cement. After the addition of water into the cement. इसलिए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? Hence is responsible for development of early strength. अब ये मत बोलना सर 24 घंटे के तो बाद रिएक्ट किया तो फिर अर्ली स्ट्रेंथ कैसी? रिलेटिव है. अभी इसके बाद एक और बोक कंपाउंड आएगा, वो तो 1 साल के आसपास के टाइम पे स्ट्रेंथ देता है, ये उससे जल्दी दे देता है. तो कंपैरिजन किया है. पर C4AF और C3A से कंपेयर करोगे उसके बाद, जब उनकी हाइड्रेशन हो चुकी होगी ऑलमोस्ट पूरी, उसके बाद ये स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है. तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए. इसका मतलब अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, किसकी मदद लेंगे? Hence, if in any structure, early strength is required. Proportion of C3S increase. C3S ज्यादा चाहिए होगा हमें. Early strength is required. Proportion of C3S needed is higher. ज्यादा C3S चाहिए होगा हमें. फॉर एग्जाम्पल, लो सारे सवाल है, एक एक एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम बन के आएगी वहां पे. इनफैक्ट आई भी हुई है. देखो अभी PYQ चल रहे हैं यूट्यूब पे, सारे मिल जाएंगे आपको वहां पे. देखो एक एक करके एग्जाम्पल. पहला, पेमेंट कंस्ट्रक्शन. रात को रोड बनती है, सुबह ट्रैफिक चलता है उसके ऊपर, जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए. कई बार तो ट्रैफिक रोक के काम करवाना पड़ता है. तो ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसको मेरे को जल्दी से जल्दी यूज में लाना है. यूज में तभी लाओगे ना जब स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी. जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप करानी है, बढ़ाओ C3S की प्रोपोर्शन. नेक्स्ट, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर. पहले से ही फैब्रिकेट किया हुआ है आपने,
स्लीपर, गर्डर, पाइल, पोल, इन सब की फैब्रिकेशन पहले से की हुई होती है। और फैब्रिकेशन पहले जब करते हैं किसकी मदद से करते हैं? फॉर्मवर्क की मदद से करते हैं। जो फॉर्मवर्क होता है बहुत ही कॉस्टली कंपोनेंट है, वो हम मल्टीपल फॉर्मवर्क प्रोक्योर नहीं कर सकते मल्टीपल यूनिट बनाने के लिए। यूनिट तो हमें खूब सारे बनाने हैं, पर मोल्ड बहुत लिमिटेड होंगे, फॉर्मवर्क बहुत लिमिटेड होंगे, तो उनको बार बार यूज करना है। बार बार तभी यूज कर पाओगे जब पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बाहर निकाल लो। उसको बाहर कब निकालूंगा? जब वो स्ट्रेंथ अटेन कर ले। जल्दी यूज करना है दोबारा, जल्दी बाहर निकालो। जल्दी बाहर कब निकाल पाओगे? जब जल्दी स्ट्रेंथ आ जाए। जल्दी स्ट्रेंथ कौन दिलाएगा? C3S। भैया सेटिंग बिल्कुल नहीं है, ये किसने बोल दिया जल्दी सेट हो जाना? सेट होना स्ट्रेंथ अटेन करने के बराबर नहीं होता। देखो यहीं पे कंसेप्चुअल गलती है। सेट होने के बाद बाहर नहीं निकालते, स्ट्रेंथ अटेन करने के बाद बाहर निकालते हैं। अभी पीछे बता के आया हूं कि सेट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ आ जाएगी, जैसे ही लोड लगाओगे टूट जाएगा, इट विल डिसइंटीग्रेट। तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में मेरे को मोल्ड बार बार यूज करना है तो वहां पर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इन कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी रेट डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कम, रेट ऑफ हाइड्रेशन कम, C3S की रिएक्शन पानी के साथ कम हो गई, इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ आ रही थी वो कम हो गई। पर आपको स्ट्रेंथ चाहिए जल्दी, बढ़ा दो प्रोपोर्शन इसकी, इंक्रीज द प्रोपोर्शन। तो लिख दिया मैंने 2-3 एग्जांपल। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमंग्स दी ऑल। बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमंग्स दी ऑल। अमंग्स दी ऑल मतलब अमंग्स दी ऑल बोक्स कंपाउंड, सबसे बढ़िया सीमेंटिंग प्रॉपर्टी निकाल के देगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब आगे तो भैया दिमाग मारना पड़ेगा बहुत। इन रियल टर्म्स its effect on heat of hydration its effect on heat of hydration is more than C3A। स्टार बनाया है, अभी स्टार का सिग्निफिकेंस डिस्कस करूंगा। I'll discuss the significance of this star। क्या मतलब है स्टार का? और फिर मुझे ये भी पता है कि वापस से कोई पूछेगा सर क्या मतलब था इसका, दोबारा बता दो। देखो अभी बताया भी नहीं है, ये भी बोल रहा हूँ स्टार का मतलब बताऊंगा, फिर ये भी बता रहा हूँ, ये बताने के बाद एक जना पूछेगा भी कि सर ये कैसे हुआ, ये बता दो। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको भी डिस्कस करता हूं मैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द resistance of the cement against frost action। नई टेक्निकल टर्म। अभी दोनों बातों को पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है। व्हाट इज दिस फ्रॉस्ट एक्शन? ऊपर वाले पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीवियस पॉइंट? फ्रीजिंग एंड थॉइंग। चलो देखो क्या है ये, पहले 2 पॉइंट डिस्कस करता हूँ उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखो अगर हम बात करें किसकी, इफ आई टॉक अबाउट हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो मेरे ख्याल से पीछे वाली 2 क्लासों में तो आइडिया लग ही गया होगा आपको। जब भी, क्योंकि 3-4 बार बोली होगी मैंने ये चीज आपको, जब भी मैं कंपैरिजन करूंगा बेस सेम बना के चलूंगा। व्हेनेवर द कंपैरिजन इज टू बी डन, द बेस टू बी केप्ट इज सेम। हमने C3 में लिखा था वो मैक्सिमम हीट इवॉल्व करता है हाइड्रेशन के टाइम पे, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन उससे कम है। अभी डाटा दे दूंगा मैं आपको, आई विल गिव यू द डाटा। तो इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल। C3A की आर्बिट्री वैल्यूज हैं, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है लेट अस सपोज 100 यूनिट, और C3S की हीट ऑफ हाइड्रेशन है लेट अस सपोज 80 यूनिट। अब ये जो मैंने आपको यूनिट बताई है, इसकी यूनिट ले लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की, किलो कैलोरी पर ग्राम। कहने का मतलब है अगर 1 ग्राम C3A पानी के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को बोलते क्या?
हाइड्रेशन रिएक्शन, तो पानी के साथ रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं उस समय हीट इवॉल्व करते हैं। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं उस समय हीट इवॉल्व होती है, तो उस हीट को क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जो हीट हाइड्रेशन के टाइम पे इवॉल्व हुई उसका नाम रख दिया बस, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जब C3A का 1 ग्राम पानी के साथ रिएक्ट करता है कितनी हीट इवॉल्व होती है? 100 किलो कैलोरी की। C3H का जब 1 ग्राम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कितनी हीट इवॉल्व होती है? 80 किलो कैलोरी की। तो जब कंपैरिजन करेंगे बेस सेम रखेंगे, रखा बेस सेम, दोनों की कंपैरिजन 1 ग्राम के लिए करी। क्लियर है? तो जब आपसे सवाल भी पूछेगा भैया कौन ज्यादा हीट इवॉल्व करता है, भैया C3A ज्यादा हीट इवॉल्व करता है। क्लियर है चीज? अब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, ज्यादा हीट इवॉल्व करता है भैया। 100 ग्राम सीमेंट में अगर मैं 100 ग्राम सीमेंट उठाऊं, 100 ग्राम सीमेंट में C3A है 10 ग्राम, C3S है 50 ग्राम। देखो कौन ज्यादा हीट इवॉल्व कर रहा है। अब अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, वो तो सवाल था ना आपका कि 1 ग्राम के लिए कौन ज्यादा हीट इवॉल्व करता है, तो उसको मैंने सवाल किया, पेपर क्लियर किया, नौकरी लग गई मेरी। पर फील्ड में ये चीज काम नहीं आएगी। जब सीमेंट यूज करूंगा उसमें तो 10 ग्राम C3A है और C3S है मेरा 50 ग्राम। तो 10 ग्राम C3A ने कितनी हीट इवॉल्व करी? 1000 किलो कैलोरी। और इसके 50 ग्राम ने कितनी हीट इवॉल्व कर दी? 4000 किलो कैलोरी। तो एक्चुअल में तो कौन ज्यादा हीट इवॉल्व करवा रहा है? C3S ज्यादा हीट इवॉल्व करवा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रियल टर्म्स में हीट ऑफ हाइड्रेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी ज्यादा होती है? C3A से ज्यादा C3S की होती है। क्लियर है? तो इसलिए स्टार बना के लिखा हुआ है। अब इसका मतलब कृपया करके पेपर में मत लिखाना कि C3S की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है C3A से। तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ऐसा मत करना। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बताया है कि सर आपने तो ये बताया था कि रियल टर्म्स में C3S की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। सवाल आया और चिपकाया है। वह जब सवाल पूछेगा यूनिट क्वांटिटी रखनी पड़ेगी आपको वहां पे। तो क्लियर कर दिया, इसलिए तारा बनाया है वहां पे उसके ऊपर। चलो आगे। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन होती कितनी वो आगे बता दूंगा, दैट आई विल डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, C3S की एक और एडवांटेज है कि ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन बढ़ा देता है। अभी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन बढ़ा देता है। ये क्या है फ्रॉस्ट सेक्शन? फ्रॉस्ट सेक्शन का मतलब होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर। तो पानी आइस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीजिंग, आइस दोबारा पानी में कन्वर्ट हो गई, मेल्टिंग या थॉइंग, वो अंग्रेजी में थॉइंग बोल देते हैं उसे। तो पानी का बर्फ में कन्वर्ट होना, बर्फ का दोबारा पानी में कन्वर्ट होना, इसको फ्रीजिंग एंड थॉइंग बोलते हैं। दोनों को जोड़ के नाम रखते हैं फ्रॉस्ट सेक्शन का। इन जनरल पानी बर्फ में कन्वर्ट होगी, बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा। इसके होने के लिए पानी भी तो होना चाहिए, तभी तो पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा। और पानी किसी भी मीडियम में कहां प्रेजेंट होता है? पानी किसी भी मीडियम में कहां प्रेजेंट होगा? वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब फ्रॉस्ट सेक्शन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रॉस्ट सेक्शन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वॉइड्स होने चाहिए। ये मैंने देसी भाषा में बताया, वहां देसी भाषा आती नहीं है, वहां टेक्निकल भाषा होती है। तो देखो अच्छा सा नाम है इसका, पोरोसिटी। तो फ्रॉस्ट सेक्शन के लिए हमारे मीडियम में पोरोसिटी होनी चाहिए। तो सीमेंट शुड बी पोरस। पोरस होगा मतलब वॉइड होंगे, वॉइड होगा मतलब पानी होगा, पानी होगा मतलब बर्फ में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? जब ये पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है वॉल्यूम बढ़ जाती है, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है पानी से, अप्रोक्सीमेटली 7%। जैसे ये पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है वॉइड का वॉल्यूम फूल जाता है। फूलेगा ही, पानी वॉइड में है, पानी ही कन्वर्ट हुआ बर्फ के अंदर, वॉल्यूम उसका ज्यादा 7% के आसपास, ये फूल गया। फूल गया, इसकी वजह से नेगेटिव टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं उसे। इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से पानी अपने आप चल के आता है बर्फ के पास, तो क्योंकि वहां नेगेटिव प्रेशर है, यहाँ पॉजिटिव प्रेशर है। क्लियर है? तो पानी अपने आप चल के जाता है। कहाँ कहाँ होती है फ्लूइड की मूवमेंट? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पानी चल के गया। मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे ये पानी को चलने दे, क्या बोलते हैं इसे? मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे ये पानी को चलने दे, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। हर चीज का एक टेक्निकल अच्छा सा नाम होता है। इसका मतलब फ्रॉस्ट सेक्शन होने के लिए मीडियम के पास और क्या होनी चाहिए? परमेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है चीज? अब ये तो मैंने कंसेप्ट बताया फ्रॉस्ट सेक्शन का, इन दोनों बातों को साइड में रखा। अब दूसरी बात करता हूं टेक्निकल। पार्टिकल साइज का क्या इफेक्ट होता है परमेबिलिटी के ऊपर और पोरोसिटी के ऊपर? अगर पार्टिकल साइज मेरा छोटा है तो परमेबिलिटी क्या है? अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो परमेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। जितना छोटा पार्टिकल साइज उतनी छोटी परमेबिलिटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दोनों में। अब ये मत पूछना कैसा, ये मेरा काम नहीं है बताना। ये सॉइल का कंसेप्ट है, आपने कर रखा होगा आपने।
दूसरा, अगर पार्टिकल साइज छोटा होता है पोरोसिटी ज्यादा होती है, तो पार्टिकल साइज और पोरोसिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है? अब ये बेसिक कंसेप्ट था जो पता होना चाहिए था। आ जाओ नीचे वाली स्टेटमेंट पे। C3S का पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है चारों में से। आउट ऑफ ऑल दी 4 बोक्स कंपाउंड्स C3S का पार्टिकल साइज सबसे छोटा। अगर C3S ज्यादा है, इसका मतलब सीमेंट के अंदर छोटे साइज के पार्टिकल ज्यादा हैं। छोटे साइज के पार्टिकल ज्यादा हैं, परमिबिलिटी क्या होगी? छोटे साइज के पार्टिकल ज्यादा हैं, परमिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। पानी चल नहीं पाएगा, क्या नहीं मिलेगा? पानी चल नहीं पाएगा, क्या नहीं मिलेगा? फ्रॉस्ट सेक्शन नहीं मिलेगी, तो फायदा है हमारा। तो ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन बढ़ा देता है, तो पानी बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, क्रैक नहीं डेवलप होंगे, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा निकल के आएगी। तो अच्छी बात है हमारे लिए। क्लियर है पॉइंट? तो इन दोनों पॉइंटों को एक्सप्लेन करना था, दोनों पॉइंटों को बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैंने अभी एक मैकेनिज्म छोड़ी हुई थी। हमने ये डिस्कस किया था कि लाइम स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है और सिलिका भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करती है। लाइम एंड सिलिका बोथ इंपार्ट स्ट्रेंथ, सब कुछ बता दिया था पीछे, सब कुछ मतलब मैकेनिज्म बता दिया था। ये मैकेनिज्म छूटा हुआ था, वो मैकेनिज्म यहाँ आके क्लियर होता है। क्या मैकेनिज्म है? देखो भैया मैकेनिज्म, ये लाइम और सिलिका रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। ये लाइम और सिलिका रिएक्ट करते हैं किसके साथ? पानी के साथ। इसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन बोला जाता है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज हाइड्रेशन। और एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है C3S जेल। जिसको क्या बोला जाता है? C3S जेल। इसके पास क्या अवेलेबल होती है? इसके पास होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ये एक्चुअल वो कंपाउंड है जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। और किस किस में लिखा था आपने स्ट्रेंथ देता है? आयरन ऑक्साइड। वो आयरन ऑक्साइड इन दोनों को जुड़वाता है। क्लियर है? वो आयरन ऑक्साइड इन दोनों को क्या करता है? जुड़वाता है। क्लियर चीज? अभी तो मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया आपको। दिस इज बीइंग मेंशन्ड इन व्हाट? सिंप्लीफाइड टर्म। अब घर वालों ने भी इनका नाम रखा हुआ है कुछ ना कुछ। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल। So it is also termed as thrombohydride gel, or it is also termed as टोबरमोराइड जेल। तो एक ही चीज है, अलग अलग नाम बता दिए आपको। तो एक्चुअल में बाइंडिंग प्रॉपर्टी ये इंपार्ट करती है। तो इसलिए हम बोलते हैं लाइम भी स्ट्रेंथ देता है, सिलिका भी स्ट्रेंथ देती है, आयरन ऑक्साइड भी स्ट्रेंथ देती है, XYZ जो भी है। क्लियर है कहानी? पीछे देखो मैकेनिज्म बता रखी है किस पे अटैक करता है। एक बार स्नैपशॉट लेके भेजना। सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है? पीछे जिन्होंने क्लास लगा रखी है स्नैपशॉट लेके भेजना। अरे भाई बोल सकते हो, बता तो दिया। जहां पानी आ गया वहां पर क्या आ जाएगा? ये हाइड्रो वर्ड आ जाएगा, इसलिए लिखा है ऊपर। जहां पानी आ गया वहां ये हाइड्रो वर्ड आ गया। तो है तो सही पानी इसके अंदर। इसलिए आपको कंसेप्ट बताता हूँ उस चीज का। जिस चीज में पानी घुस गया वहां पे हाइड्रो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये सिग्निफाई करने के लिए कि पानी है वहां पे। तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। अब आप सोचो, आपके 5 दोस्त हैं, 5 अलग अलग नाम से बुलाते होंगे आपकी 5 प्रॉपर्टी देख देख के। सबने अलग अलग प्रॉपर्टी देखी आपके अंदर, उसके हिसाब से बुलाते हैं आपको। बुला सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। घर वालों ने अलग नाम रखा हुआ है आपका, तो फिर आप ये बोलो सर, फिर आपका कोई चौथा दोस्त है, वो बोले क्या मैं इसको ये बुला सकता हूँ? हाँ बुला सकते हो, कोई मना ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुला सकते हैं। ऐसा भी नाम दे देगा आपको सवाल में जो आपने सुना नहीं हो, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि क्या इसके पास ये प्रॉपर्टी है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने नाम सुना नहीं हो और वो पेपर में दे दे। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगाना, क्या इसके पास ये प्रॉपर्टी है, आपको आंसर मिल जाएगा वहां पे। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से तो नाम जाते हैं। अब इसकी अगर एग्जैक्ट रिएक्शन लिखे, ये एग्जैक्ट रिएक्शन है। C3S reacts with water and leads to the formation of what? CSH gel। साथ में ये लाइन बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कंप्लीट रिएक्शन लिखी है मैंने, जैसे दी कंप्लीट रिएक्शन विच इज बीइंग मेंशन्ड। क्लियर है?
कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? अभी जो लाइम रिलीज हुआ है ना, ये दिक्कत वाली बात देता है, दिक्कत भी देता है, फायदा भी कराता है, दोनों चीजें कराता है, और दोनों के ऊपर सवाल आता है, और दोनों को आपको ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा पेपर के अंदर। ये जो रिलीज हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रुकता नहीं है सीमेंट के अंदर। सीमेंट को अकेला तो यूज नहीं करते, या मोटार में यूज करोगे या कंक्रीट में यूज करोगे, ये भग जाता है बाहर। ये बाहर भग जाता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी है किसके साथ? सल्फर के साथ। तो बाहर एटमॉस्फेयर में जो भी आपको सॉल्ट दिखेंगे ना, उनके साथ जाके रिएक्ट कर जाता है। इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग एक ऐसी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, आपके कंक्रीट को डिकम्पोज करा देगी। तो लाइम ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, ये भग गया बाहर, इसकी जगह खाली पड़ गई। खाली पड़ गई, वॉइड्स डेवलप हो गए, डिसइंटीग्रेट करा देगा आपको, डिसइंटीग्रेट करा देगा हमारे स्ट्रक्चर को। तो इसकी जब लीचिंग होती है, दिक्कत वाली बात है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। दूसरा, जो हमारा सल्फर है वो अटैक भी किसके ऊपर करता है? एक तो खुद अपनी जगह छोड़ के भाग जाता है, सल्फर अटैक ही इसके ऊपर करता है। सल्फर अटैक इसी के ऊपर तो करता है, कैल्शियम सल्फेट बना देता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, वॉल्यूम ज्यादा होती है उसकी इससे, तो इसका मतलब अनसाउंडनेस। तो एक तो अपनी जगह छोड़ के भागता है, श्रिंकेज, रिएक्ट करता है सल्फर के साथ, एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम चेंज है दोनों ही, बोथ इज टर्म्ड एज वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम घटाता भी है, बढ़ाता भी है, दोनों चीजें अवेलेबल है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, इसका फायदा, अभी जब भाग रहा होता है रास्ते में, अगर आपने स्टील लगा दी, ये है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके बना, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, ये पीएच बढ़ा देता है। और करोजन के लिए कैटलिस्ट होती है एसिडिटी, ये हमारी एसिडिटी घटा देता है सिस्टम की, यानी करोजन होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इसकी प्रेजेंस में करोजन होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो ये एडवांटेज भी है इसका। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बनवा रहा हूं, ये अपने आप रिलीज हुआ है। तो जब लीचिंग होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कुछ फायदे भी मिलते हैं, कुछ नुकसान भी मिलते हैं, दोनों आपको बता दिए, बोथ हैव डिस्कस्ड। अब ये मत पूछना सर इसको फिर हमने बनवाया गया, हमने नहीं बनाया, अपने आप बनाई इस रिएक्शन के टाइम पे। क्लियर है? चलें आगे, नोट कर लो। रिलीज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in this reaction, release of calcium hydroxide in this reaction is termed as leaching, is termed as leaching। देखो लिखा तो है भाई, 2-3 बार समझाता हूँ, तीसरी बार लिखता भी हूँ, लिखते हुए भी रिपीट करता हूँ। is termed as leaching which affects the durability, which affects the durability of the structure, which affects the durability of the structure as it reacts with sulfur to cause volume change, reacts with sulfur to cause volume change। मेरे ख्याल से तो आप रिएक्शन खुद लिख सकते हो, आप इतना डिटेल में बता दिया आपको, यू कैन राइट दीज रिएक्शंस ऑन योर ओन। लो, ये प्रेसिपिटेट है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? इससे ज्यादा होता है, इसकी वॉल्यूम है वी डैश, इसकी वॉल्यूम है वी, वी डैश वी से ज्यादा है। नेक्स्ट, it also increases the pH around reinforcement, thereby helps in resisting corrosion। तो एक फायदा भी मिल गया इसका, तो वन एडवांटेज इज ऑल्सो ड्रॉन। लो भैया, किसी ने एक फोटो भेजी है, और देखो अच्छा हुआ मैंने फोटो मंगा ली, जिसने भेजी है निवेदिता ने, देखना है इसको क्या लिखा है उसने, C2A। दीदी वो C2A नहीं है, वो कॉमा लगाया था मैंने, यूं लिखा था, तो कॉमा है, वो C2A नहीं है, कर देना ठीक अपनी नोट्स में उसको। तो जब हम बोलते हैं राम इज टॉल कॉमा स्ट्रॉन्ग, क्या मतलब होता है इस बात का?
जब वो बोलते हैं राम इज टॉल कॉमा स्ट्रॉन्ग, क्या मतलब है? ये तो पता समझ में आता है ना, ये चीज तो समझ में आती है जब ऐसे लिखे तो वैसे ही लिखा है मैंने इसको, तो ऐसे लिखा था कि सी कॉमा ए रिएक्ट करता है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ और क्या बना लेता है, एक कंपाउंड बना लेता है। अब बताओ क्या पूछना था आपको इसके अंदर डाउट, कि सर ये सल्फर किसके साथ रिएक्ट करता है? भाई करा तो रखा है किसके साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है? चले आगे। ये देखो दूसरा आ गया, दोनों एक साथ। भैया दोनों में से कोई अकेला हुआ उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, कोई कंपल्सन नहीं है कि दोनों के साथ एक साथ रिएक्ट करेगा। ये तो नहीं है यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम। मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला दोनों के साथ एक साथ रिएक्ट करेगा, कि अगर कैल्शियम प्रेजेंट है वेट करेगा एल्यूमिनियम का, आ जा भाई तेरे पास जब एल्यूमिनियम होगा तभी रिएक्ट करूंगा तेरे से मैं। तो लाइम और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, बस ये बताया था मैंने। ये पीएच कम करेगा, हाँ, क्योंकि लाइम क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है। ये देखो एसिड लिखा हुआ है ना इसके अंदर, तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो मैंने गलती से लिख दिया ओ एच, ये H प्लस है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बढ़ाता है, तो उससे हमारी क्या होती है, पीएच कम हो जाती है। ऐसा ही है। तो ये क्या करता है, एसिडिटी देता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे पीएच कम हो जाती है हमारी। सही बोल रहे हो तुम, लिख दो इसको। अरे वो मेरे से गलती हो गई, इंक्रीज, तुम ठीक कर लो अपने नोट्स में। इट रिड्यूसेस द पीएच, मेरे से गलती हो गई वहां पे लिखने में, तुम उसको मिटा के अपने नोट्स में सही कर दो। इट रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द सीमेंट। मैंने गलती से लिख दिया वहां पे। लास्ट वाला पॉइंट, इसके बाद भी कुछ लिखा है क्या? ये वाला पॉइंट, ये भी पूछ रहे हो, ये रीइंफोर्समेंट वाला? इसमें बस ये बताया कि लाइम सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, जो कंपाउंड बनता है उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो इससे ड्यूरेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे लाइम इंक्रीज होता जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन है इसके अंदर, हाइड्रोक्साइड आयन है इसके अंदर, इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब पीएच बढ़ती जाती है। और पीएच के बढ़ने से करोजन होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि करोजन होने के लिए मीडियम एसिडिक होना चाहिए, फॉर दैट द मीडियम शुड बी एसिडिक। पीएच बढ़ जाती है, एसिडिटी कम हो जाती है, जो अल्टीमेट करोजन की प्रोसेस को रेजिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है पूरा? सर कभी कभी आप जोक करते हैं, मैं कभी जोक स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं कभी पहले जोक नहीं मारूंगा, मैं हमेशा बस आपके जोक में आपका साथ दे दूंगा। जोक स्टार्ट किसने किया था ये तुम जोक मार रहे हो, मैं भी जोक मार सकता हूँ। हंसी के दोनों तरफ से होना चाहिए ना। उसने जोक स्टार्ट किया, मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया उसके अंदर। ऐसा तो नहीं मैंने शुरू में पहले ही जोक मार दिया, अगला जोक मार रहा था मैंने भी जोक मार दिया, इसमें क्या है? आपसे आंसर से पूछने में हाँ बिल्कुल डर लगना चाहिए। अभी तो डर लगता है तब ऐसे सवाल आते हैं, डर नहीं लगता हो तो भैया मर जाऊं मैं तो। बिल्कुल डर लगना चाहिए सवाल पूछने में, बिल्कुल सही है, डर लगना चाहिए सवाल पूछने के अंदर, डर बनाए रखना ही है। नोट कर लिया सबने? पीएच, अरे लिखा दो है भाई, ये फिर दूसरा आया है सर पीएच इंक्रीज होगा, लिखा तो है, नहीं दिख रहा क्या क्या लिखा होगा? वो फिर वापस आया, अब देखो फिर कौन स्टार्ट कर रहा है जोक अब। फिर मैं जोक मारूंगा तो फिर बोलोगे आप जोक मारते हो, पता नहीं चलता।
हाइड्रेशन की बात कर रहे थे हम, वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की बात कर रहे थे लो। सो दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है। हाँ, देखो अमन कितना बढ़िया काम करता है। इसको डाउट आता है, पूछता नहीं है, दोबारा वीडियो देखता है, उससे अपने आप समझ में आ जाती है बात। मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो इनकम्प्लीट हो, सब कुछ बता दूंगा, दोबारा वीडियो देख लिया करो। दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है अलग अलग कंपाउंड की। C3S की, C2S अभी मैंने बताया नहीं है, C3A C4AF फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन, 3 days, 7 days, 28 days, 90 days, 1 year, 6.5 ईयर। इसके बाद 13 साल आता है। तो देखो सीक्वेंस चल रही है, 13 साल तक चलती रहती है हाइड्रेशन हमारी। हीट ऑफ हाइड्रेशन की यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम है। तो सवाल ध्यान से पढ़ना, पेपर में क्या पूछ रहा है आपसे। अब जरा चेक करो, अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू चेक करूं किसकी, C3A की, और ये है हमारा C3S। तो अगर C3A और C3S की हीट ऑफ हाइड्रेशन चेक की जाए, सो इफ आई कंपेयर दी वैल्यू ऑफ C3A एंड C3S, किसी भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे उठाओ। देखो मैं उठा रहा हूँ 90 दिन पे, 3 महीनों के अंदर। ये टेबल याद करनी होगी, नहीं यूं ही दिखाई है मैंने तो आपको टाइम पास के लिए, यूं ही मन कर रहा था मेरा। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है? 311। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है? 104। तो C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन 90 डेज पे इट इज मोर देन दैट ऑफ व्हाट? C3S, 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स मोर। पर अगर आप प्रपोर्शन देखोगे, C3S की ज्यादा होगी किससे? C3A से। इट्स प्रपोर्शन इज मोर। अब एग्जैक्ट कितनी हीट इवॉल्व होगी वो डिपेंड कर जाएगी उनकी क्वांटिटी के ऊपर, इसलिए वो आपको कभी क्वांटिटी तो बताना नहीं है सवाल में कि क्वांटिटी इतनी है, बताओ हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी। और ना आपको ड्यूरेशन बताएगा, नाइदर ही विल गिव यू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन दे देगा तो आपको ये यूज करनी पड़ेगी टेबल। इसीलिए जब सवाल पूछेगा मैं तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा बोलूंगा? C3A की बोलूंगा। तो अगर ऑर्डर करूं हीट ऑफ हाइड्रेशन का, C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है C3S से, C3S की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है किससे? C4AF से, और C4AF की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है किससे? C2S से। तो ये ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया है। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? आपको शायद एक जानकारी ये भी दी थी, जब मैं बोलूं हीट ऑफ हाइड्रेशन या इन जनरल कोई सी भी प्रॉपर्टी, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टीमेट प्रॉपर्टी। जब मैंने ये ऑर्डर लिखा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अल्टीमेट है। पर जरा इनिशियल एजेस में देखना, 3 दिन 7 दिन, अभी तक यहाँ पे C3S की हाइड्रेशन होती नहीं है। तो देखो 3 दिन 7 दिन में किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है? C4AF की ज्यादा है या C3S की ज्यादा है? चेक करो। तो ये मत बोलना सर देखो इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, आपने तो सर C3S की ज्यादा लिख के बता दी C4AF से। तो इसका रीजन या इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले दिन ही दे दिया था। तो जब भी मैं बात करूंगा मैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी की बात करूंगा। अब सेम सवाल पूछेगा, यहां पे डाल देगा इनिशियल एजेस। सेम सवाल पूछेगा, डाल देगा इनिशियल एजेस, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फिर सर आपने तो ये ऑर्डर लिखवाया था, सवाल में ये लिखा हुआ है सर, की में ये आंसर आया है, चैलेंज कर दे सर इसको। तो सवाल बदला, आंसर बदल जाएगा हमारा। हर चीज का सेम सवाल नहीं होगा, सेम आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो डिफरेंस है, और क्यों ये डिफरेंस है उसका रीजन भी बता दिया। Why there is a difference? That reason is also been discussed. जूल्स पे कितनी होती है पता ही नहीं मुझे, मैं कोड देखता हूँ बस। देखो कोड ही छाप के दिया है, ऊपर कोड का नाम भी लिख के दिया है। कि जूल्स में कन्वर्ट कौन करेगा? जो पेपर बनाएगा वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वो यहीं से सीधा सवाल उठा के देगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मुझे क्या पता, आप जैसे मर्जी लिख दो कैलोरी को। अब मैं वेलोसिटी बता रहा हूँ मीटर पर सेकंड में, तो आप बोल रहे हो सर क्या मैं इसको किलोमीटर पर डे में एक्सप्रेस कर सकता हूँ वेलोसिटी को? अब आपने ये सवाल पूछा है। फिर दूसरा आएगा, नहीं सर मैं क्या सेंटीमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ वेलोसिटी को? फिर एक तीसरा आएगा, नहीं सर मैं क्या इसको सर मीटर पर ईयर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या सर? अभी आप ये सवाल पूछने लग गए हो।
क्यों? क्योंकि रटा हुआ होगा किसी और यूनिट के अंदर, किसी और यूनिट में रटा हुआ होगा। अरे भाई कन्वर्ट ही तो करना है आपको, जैसे मर्जी एक्सप्रेस करो, कोई मना थोड़ी करेगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा तो क्या आंसर देंगे? 1 सेकंड का टाइम दो सर। वो तो उन्होंने बीच में दूसरी बात स्टार्ट कर दी। मैं आपको यही बताने वाला था, मैं आपको भी यही बताने वाला था, गलती हो गई मेरे से। 1 सेकंड का टाइम दे दो बस। ये लो सर। तो अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा तो सर ये रहा, वैसे पीछे बता दिया मैंने आपको। तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन है। C4AF की रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है C3A से, ज्यादा होती है C3S से, ज्यादा होती है C2S से। क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन हाइड्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन से बोक कंपाउंड का कितना फ्रैक्शन हाइड्रेट हो गया है, चेक करना जरा। पहले दिन, डेज में है, पहले दिन C4AF का कितना हाइड्रेट हो चुका है फ्रैक्शन? अप्रोक्सीमेटली 90%। पर C3A का कितना हाइड्रेट हुआ है? 80% से भी कम। मैं लिख दूं 0.87%, या 0.87। तो ये आपके सामने है, ये C3S है, ये C2S है। मतलब पीछे लिखा हुआ है तब भी संतुष्टि नहीं है उसको। सर अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? क्योंकि कुछ और पढ़ रखा होगा, पीछे बता के आया हूं इस बात को, पर अभी भी शांति नहीं मिली उसे कि सर रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा तो सर फिर क्या लिखेंगे। अभी तो 10-15 बार और पूछेगा, अभी 10-15 बार और पूछेगा। नहीं सर, उस सवाल का आंसर तो सर ये था सर, किसकी किसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है सर? तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन की कर्व है। नोट कर लिया सबने? चले, चलो 15 मिनट वेस्ट हो गया। मेरा थोड़ी वेस्ट हुआ, आप लोगों का वेस्ट हुआ है। 15 मिनट मेरा थोड़ी वेस्ट हुआ है, मेरे को उतनी पेमेंट ही मिलेगी। चलो हो गया, बाकी कल करते हैं।